हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने कुछ नियम अनुस्वार और अनुनासिक के आपको बताए थे, और जो अभी तक बोर्ड पर है दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया था नियम कि यदि पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर या व ह से पहले वह अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। यदि पंचमाक्षर या व और ह से पहले आता है, जैसे हमें जो उदाहरण दिया था पुण्य, अब या से पहले आया पंचमाक्षर तो ये गलत है, ये सही है। अन्वय व के पहले आया तो ये गलत है, ये सही है, पूर्ण रूप में लिखा जा रहा। कन्हैया ह के पहले आया तो ना के रूप में लिखा गया, हा के पहले आया तो माँ के रूप में लिखा गया। तो ये नियम मैं आपको समझा चुकी थी। थोड़े से कुछ नियम बचे रह गए हैं, तो मैं उसको शुरू करने चल रही हूँ। तो मैं इसको रफ कर दूंगी। मैंने पुनरावृत्ति कराने के लिए इसको रोक के रखी थी कि इसकी पुनरावृत्ति कराते हुए, आपको याद दिलाते हुए कि इसके पहले के वीडियो में आपने क्या देखा होगा, उसको दोहरा के मैं तब जा करके नए नियम को बताऊंगी। तो इसलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ और लिखती हूँ। श ख श ह से पूर्व चौथा नियम है श ख श ह से पूर्व। ध्यान से सुनिए, वर्ण याद रख लीजिएगा कि श ख श ह से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचमाक्षर में नहीं बदला जा सकता। स ख श ह से पूर्व लगने वाले पंचमाक्षर को अनुस्वार में नहीं बदला जा सकता। अनुस्वार में नहीं बदला जाता। ये आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा। और थोड़े छोटे छोटे नियम है, खाली आपको याद रखना होगा तो अपने आप सही हो जाएगा कि श ख श ह से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचमाक्षर में नहीं बदला जा सकता। उदाहरण लिखते हैं, जैसे अंश, श ख श ह के पूर्व, देखिए श के पूर्व अंश आया है तो ये अंश नहीं लिखा, ये अमान्य है। अंश जो है ये अमान्य है, ये मान्य है, ये अमान्य है। मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का एक जो एक धुन लग गई है, उसके कारण से छोड़ा नहीं जा सकता। अंश, वंश, हंस, हंस, कंस, संहार, इसको ये सारे लिखिए। स स स ह, श ख श ह के पूर्व यदि कोई पंचमाक्षर आए तो पंचमाक्षर इसमें देखिए, इसमें आया है, इसमें आया, वह अनुस्वार लगा है तो ये शब्द में न लिख करके अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये सारा अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। ये अमान्य है और ये मान्य नियम है। जो मान्य नियम है, इस हंस जैसे आपको लिखना है तो आप कभी भी हंस को ऐसे नहीं लिखेंगे। कंस लिखना है तो आप कंस को ऐसे नहीं लिखेंगे। संहार को आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। वंश को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ये सारे गलत है, रॉन्ग वे है। राइट वे आपका ये है। तो आप इस उदाहरण को उतार लीजिए, फिर मैं अगला नियम बताऊं। इसको रफ करूंगी और आपको इसके आगे के नियम बताऊंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए, इसको रफ करती हूँ। कहाँ रख दिया मैंने टेस्टर।
थोड़ा टेस्टर भी ऑयली टाइप का हो गया है तो जल्दी से मिटता नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ता है। ये मैं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं अब अगला नियम लिखवाती हूँ कि सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो म का रूपांतरण न में हो जाता है। म का रूपांतरण न में हो जाता है। छोटे छोटे नियम है, बस आप इसको याद कर लीजिए तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी खुद से। तो शब्द जैसे संयंत्र, संयम, संयम, संरचना, संलाप, समलाप। अब ये सारे शब्द जो है इसमें सबसे पहले जो है सम उपसर्ग लगा सब में। अगर इसको हम अलग करेंगे तो सब में आपको सम उपसर्ग है। जैसे मैं संवाद को अलग करूं तो सम प्लस वाद, संयंत्र को अलग करूं तो सम प्लस यंत्र, संयंत्र। और उसके बाद संयम को करूं तो सम प्लस यम, संरचना को करूं तो सम प्लस रचना, संलाप को करूं तो सम प्लस लाभ। यानी सब में अगर सम उपसर्ग के बाद यदि कोई अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आए तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण क्या है? या र ला व अंतस्थ है, या र ला व आपका अंतस्थ है, स ख स ह ऊष्म व्यंजन है। इसको अगर आपको ना पता हो तो आप कहीं अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लीजिए या इसको लिख लीजिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये याद रखिएगा कि सम उपसर्ग के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, वर्ण आए तो आपको सम का न ही रहता है, अनुस्वार न में हो जाता है। म का रूपांतरण न में हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने अलग करके सम उपसर्ग को सारा अलग करके आपको बता दिया है। सब में सम उपसर्ग लगा है और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, तो ये आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम बताऊं। चलिए बहुत कॉमन सा नियम बताऊं, इसको रब करती हूँ। इकारांत और उकारांत शब्दों को बहुवचन रूप बनाते समय इकारांत और उकारांत
उकारांत शब्दों को बहुवचन रूप बनाते समय इकारांत और उकारांत दोनों पढ़ा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों पढ़ा लिखा है, ये याद रखिएगा। बनाते समय बहुवचन रूप बनाते समय ई, रुकिए मार्कर बदल दो, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ई और ऊ, ई और ऊ का ई और ऊ हो जाता है, यानी ये दीर्घ रूप है और वो लघु रूप हो जाता है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकारांत और उकारांत शब्दों का बहुवचन रूप बनाते समय ई और ऊ का जो है लघु रूप में परिवर्तन हो जाता है। आप ऐसे भी शब्दों को लिख सकते हैं। तो उदाहरण लिखते हैं, जैसे बहू, तो क्या हो जाएगा? बहुएं। बहू, बधू, बधुएं। देखिए बड़े का छोटे में परिवर्तन, बहुवचन बन रहा है, छोटे में परिवर्तन हो रहा है। कलाई, कलाइयां, कलाई, कलाइयां। ईसाई, ईसाइयां। तो इस तरीके से वर्ण जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको अयोगवाह भी पूछा जा सकता है। अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह में अन अ जो ध्वनि होती है, न तो स्वर होती है न तो व्यंजन होती है, इसलिए कभी भी पूछा जाए तो आप उसको अयोगवाह लिखेंगे कि ये अयोगवाह है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और विसर्ग का मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि इसका उच्चारण जो होता है हाँ की तरह होता है। तो लगभग ये खत्म हो चुका है। मैंने जरूरी सारी बातें इसमें बता दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपके CBSE के 9th क्लास में संभवतः रखा गया है। तो और बच्चों को बहुत कठिन लगता है, तो मैंने उसको एक तरीके से संक्षेप रूप में और ज़रूरी रूप की सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, शेयर करिए, तो अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ अगले वीडियो में फिर बने रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।